नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम यूपीएससी सक्सेस स्टोरी में। और आज मेरे साथ पीयूष मोहंती जी हैं। पीयूष जी एसडीएम हेडक्वार्टर्स हैं और दैनिक्स ऑफिसर हैं 2018 बैच के। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई आपके इस प्रोग्राम में आकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीयूष जी, इनफैक्ट आप लोगों की जो सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी सर्विसेज हैं और जिसमें मौका मिलता है आप लोगों को लोगों तक सरकार की जो स्कीम है उनको बिल्कुल गेट तक पहुंचाने का। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि मैं देख रहा था आपने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में आना। देखिए, मैंने आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक पूरा किया 2016 में, 2012 आईआईटी जेई देकर, और मैं अपने घर का सबसे पहला इंजीनियर हूँ। इंजीनियर ही नहीं, इनफैक्ट मेरे घर में मेरे फादर मदर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। मैं घर का पहला अपना जिसने साइंस की स्ट्रीम ली है। तो डेफिनेटली मेरे लिए मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ सामने थी। खासकर आईआईटी से होने की वजह से मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाकर रिसर्च परसू करना। एक और अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास एमबीए करना आईआईएम से कैट देकर। बट वो मुझे अंदर से ही एक प्रेरणा आई, बिकॉज मेरे खुद के फादर भी 88 बैच के सिविल सर्विस ऑफिसर हैं। तो उनको काम करते हुए देखकर उन्होंने जो जन सेवा की है अब तक और करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ही स्टिल इन सर्विस। तो उनको देखकर मैंने सोचा कि ठीक है, कितना भी फाइनेंशियली लुक्रेटिव कैरियर शायद मैं बाहर परसू कर सकता हूँ, पर मेरे लिए एक मॉरली अंदर से, एक इंटरनली एक सेटिस्फैक्शन तभी आएगी जब मैं खुद जन सेवा कर पाऊँ। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम दूँ। और कॉलेज से निकलने के बाद ही मैंने 2016 में मैं बीटेक मैंने अपनी प्राप्त की आईआईटी रुड़की से, एंड 2017 वाले एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विस में, एंड 2018 बैच दैनिक्स में मेरा एलोकेशन हो गया। अच्छा पीयूष जी, एक बात बताएं, जनरली जो लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं वो कहीं ना कहीं बचपन से एक माइंडसेट लेके बड़े हो रहे होते हैं। आपने कभी सोचा था कि बचपन में क्या करना है, कुछ तरह से मुझे आगे बढ़ना है? देखिए, पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में अगर मैं याद करूं अपने बचपन को, तो नहीं, ऐसा कोई बहुत पहले से ही डिसीजन नहीं था। और मेरा ये भी मानना है कि सिविल सर्विस करने का जो डिसीजन है बहुत सारे लोगों का बचपन से होता है, बट आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि कॉलेज में डिसाइड करते हैं या कॉलेज के बाद डिसाइड करते हैं। मेरे लिए डेफिनेटली देखिए, एक इंस्पिरेशन इन दी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के जो सोर्स हैं वो मेरे फादर थे। घर पे ही, जब खुद सिविल सर्वेंट है मेरे फादर, तो एक गाइडिंग प्रेजेंस ज़रूर थी मेरे घर में। बट डेफिनेटिवली मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा ऐसा मैंने बचपन में नहीं सोचा था। ये मैंने कॉलेज के ही आखिरी साल में, अपने 4th ईयर में, मैंने जब ध्यान से अपने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या ऑल्टरनेटिव्स को मैंने एक्सप्लोर किया, आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट मी परसू। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बाहर मास्टर्स करने जाऊं, बिकॉज दे वर सेइंग कि जब आप घर के पहले इंजीनियर हो, इंजीनियर ही नहीं बल्कि आईआईटीएन हो, तो आप बाहर जाइए, परसू कीजिए अपने ब्रांच को। मेरी ब्रांच जो है मटेरियल साइंस है, दुनिया की तीसरी सबसे बेहतरीन ब्रांच है, और बाहर मास्टर्स करने के बाद बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर। पर ये मेरी खुद की एक डिसीजन थी, एंड मैं हमेशा आभार व्यक्त करूंगा अपने माता पिता का कि उन्होंने मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया। उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे इस डिसीजन को कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखूं। तो ये मेरी इंटरनल कॉल थी, ये डिसीजन मैंने खुद से लिया था। ओके, जैसे आपने बोला डिसीजन खुद से लिया था, लेकिन सिविल सर्विस क्रैक करना आसान चीज़ नहीं है। 2016 में जब आपने इंजीनियरिंग पास आउट की, उसके बाद आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया था? देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो बेसिक स्कीम है ऑफ जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसमें जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें 4 पेपर आते हैं, वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं, लेकिन 2 पेपर आते हैं ऑप्शनल के। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। मैंने उसमें ज्योग्राफी चूज़ किया था। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी का काफ़ी पार्ट साइंटिफिक आता है, तो एज एन इंजीनियर आई कुड ग्रास्प इट। उसका मटेरियल अवेलेबल रहता है, कोचिंग भी अवेलेबल रहती है। तो कुछ फैक्टर्स को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने ज्योग्राफी का चयन किया था कि ये एक
मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें मैं ज्योग्राफी रखूँगा। अच्छा पीयूष जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, पेपर देते हैं, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्रैक कर लिया था आपने? देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था और फाइनल कट ऑफ से जस्ट मेरे 5 नंबर रह गए थे। पर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, आधी अधूरी तैयारी थी, पर मुझे एक अंदाज़ा लग गया था कि मेरी कहाँ कमियां हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने कमियां थी उनको सुधारा और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में चयन हुआ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। पीयूष जी, मैं स्पेशली जो बच्चे हैं जो किसी भी फील्ड में है, मैं उनके लिए पॉइंट देना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और उसमें नहीं हो पाते, किस तरह से एक्चुअली दोबारा से फाइट बैक करना चाहिए दोबारा से तैयारी करने के लिए? देखिए, कंपटीशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना है तो आप दिमाग में ही बिठा के रखिए कि आपको आगे इम्प्रूव करना है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो इसीलिए जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं ज़्यादा निराश नहीं हुआ। पर जब मैंने मार्क्स देखे, मैंने सोचा था कि मैं कट ऑफ से 100-200 नंबर पीछे रहूँगा, पर मैंने देखा कि सिर्फ 5 ही नंबर पीछे हूँ। तो फिर मुझे एक इनफैक्ट इंस्पिरेशन मिली कि दिस इज़ विद इन माई ग्रास्प। तो आप भी मतलब जब भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, गिव योर बेस्ट बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, टू कीप योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड। आप मानसिक तरीके से रेडी रहिए। अगर नहीं होता है आपका एग्जाम, कोई बात नहीं, लाइफ विल गो ऑन। अटेम्प्ट तो है ही आपके, अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं मौजूद, आप बिल्कुल उनको एक्सरसाइज कीजिए। आप अपनी गलतियों को पहचानिए। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यह है कि लोग गलतियों को नहीं पहचानते। अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को जब पहचानेंगे तभी आप सुधार करेंगे। तो सुधार कीजिए। और अगर आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं है, कोई बात नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक जर्नी है जो कि वहीं ख़त्म नहीं होती। इससे आपको कितनी नॉलेज मिलती है, मैंने देखा है बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट सिविल सर्वेंट से भी ज़्यादा कानून के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बेटर पढ़ाई की थी। तो ये बात सच है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये एक इस तरह की परीक्षा है कि इसमें अगर आप खुदा ना खास्ता कामयाब नहीं भी हुए तो भी आपका नॉलेज बेस बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा पीयूष जी, एक चीज़ मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा, अगर आप अपने बाहर चले जाते, वहाँ का करियर बिल्कुल अलग तरीके का था, वहाँ पे बहुत सारी अलग तरह की लाइफ होती शायद आज, और अब आप यहाँ पे हैं, एसडीएम हैं, लोगों के बीच में हैं, आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपको कॉल लगा, आपने ठीक लिया? देखिए, मैं अगर बाहर रहता तो शायद मुझे नींद ज़्यादा आती, बट वो चैन की नींद नहीं होती। आज मैं कम सोता हूँ, लेकिन कम से कम खुशी से सोता हूँ कि कम से कम आज मैंने किसी की ज़िंदगी में कुछ, अगर हल्का सा भी, अगर एक ज़िंदगी, किसी एक की भी ज़िंदगी आप सुधार पाए हो, तो वो सेटिस्फैक्शन, नथिंग इज़ पैरेलल टू दैट सेटिस्फैक्शन। और ख़ासकर जब आप पब्लिक सर्विस में, एक पब्लिक के बीच जब आप इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मेरे काम की सराहना करते हैं। तो वो सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे यूएस जाकर नहीं मिलती। अच्छा एक चीज़ और बताएं, अभी आप कोविड के दौरान आप पूरा सब चीज़ें देख रहे थे, समय बहुत मुश्किल था, परिस्थितियां भी बिल्कुल नई थी और आप भी नए थे। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको लगा, कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए इस दौरान? जी देखिए, ये मेरी पहली ही पोस्टिंग है और पहली ही पोस्टिंग में कोविड सेकेंड वेव से लड़ने के लिए मैंने कोई भी ऑफिसर नहीं सोचता है कि एक सडनली आपदा को आप पहले ही कुछ महीनों में अपना आप झेलोगे। और इस टाइप की आपदा जो कि मतलब इस लेवल की हेल्पलेसनेस पहुंच गई थी, बट तब भी मैंने अपना धैर्य संभाला, मैंने अपना होश संभाला। आपने जैसा अभी मुझसे पूछा कि कोई पर्टिकुलरली किसी टाइप की चीज़ जो हट के हो या जो हमने अलग तरीके से करने की कोशिश की। साउथ वेस्ट में जैसा आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल गैस प्लांट नहीं है, पर एक छोटा सा डिफंक्ट इंडस्ट्रियल प्लांट था जो कि नाइट्रोजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन देता था। हमने इमीडिएटली उसके
ओनर से बात की, एंड बिकॉज हमारे पास टाइम कम था, वी गॉट द प्रायर अप्रूवल्स फ्रॉम आवर सीनियर अथॉरिटीज़ एंड वी इमीडिएटली सेटअप उसको ऑक्सीजन प्लांट हमने बनाया साउथ वेस्ट का। एंड हमने जो छोटे छोटे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, देखिए साउथ वेस्ट की एक और ख़ास बात है कि सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल या बहुत बड़े पैमाने का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। साउथ वेस्ट के अधिकतर पेशेंट्स को या तो मैक्स साकेत या एम्स या सफदरजंग या आरएमएल, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही देखना पड़ रहा था। आज हालांकि हमारे पास इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, बट तब नहीं था वो उस लेवल पे फंक्शनल। तो जब आपके पास बेड्स नहीं है या बड़े लेवल के हॉस्पिटल नहीं है, कम से कम छोटे छोटे हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिक था, एक चैलेंज था। वो हमने कर दिखाया। हमने विद इन 2-3 डेज नंगली सक्रावती में अम्बे गैस प्लांट एक है, हमने उसको एक्टिवेट किया। हमने सेक्टर 2 द्वारका डिपो में सिलेंडर्स पहुंचाए, आज भी वो एक्टिव है। आज भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन की तरफ से एंड बाकी सिविल सोसाइटी की तरफ से, प्लस हमारी खुद की प्रोक्योरमेंट की वजह से आज हमारे पास 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का एक रिजर्व स्टॉक है, जिसमें से अभी 170 आर इन सर्कुलेशन और रफली 165 आर विथ अस। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी। आज भी जिसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हम उनको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करवाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जहाँ पे थोड़ा बहुत इनोवेशन, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग, थोड़ा बहुत जैसे हम कहते हैं कि अपने गैस प्लांट्स वाले भी तो बिजनेसमैन हैं, अब उनके साथ थोड़ा अलग तरीके से हमें डील करना पड़ा। तो इट वाज क्वाइट एन इनोवेटिव चैलेंज, बट वी आई थिंक वी वर एबल टू राइज अप टू द ओकेजन। ये सब जब चीज़ें चल रही थी उस दौरान आपको भी कोविड हो गया था, मुझे पता चला था। सो उस दौरान किस तरह से मैनेज हो रही थी चीज़ें? हाँ, देखिए मुझे भी कोविड हो गया था, और एक आपको मैं किस्सा बताऊंगा। हमारे ही द्वारका के किसी एक हॉस्पिटल में सडनली ऑक्सीजन की कमी पड़ गई एंड उनकी गाड़ियाँ बवाना में लगी हुई थी। अब देखिए बवाना दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई ऑक्सीजन की डिमांड थी। हमारी गाड़ी बाद में लगी, लेकिन अर्जेंसी थी, ऑक्सीजन स्टॉक ख़त्म हो गया था उस हॉस्पिटल का। 25 जाने चली जाती अगर मैं एक्ट नहीं करता। मुझे खुद कोविड था, पर तब भी आई डिसाइडेड, रात की मैंने दवाई खाई, मैंने पीपी किट पहना, और मैं कड़कड़डूमा में रहता हूँ, वहाँ से मैं बवाना गया। 4 बजे तक मैंने ऑक्सीजन फिल करवाए उनके, वापस आते आते सुबह 8, और मैं इतना थक गया था कि मैं नाश्ता नहीं कर पाया और मैं सो गया। मैं दोपहर को जब उठा अगले दिन तो मुझे फीवर आ गया था। मेरे डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। मैंने कहा कि मैं बाहर गया था और पीपी किट पहन के गया था और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई उस समय। लेकिन मुझे हिदायत दी गई कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बाकियों का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। पर मेरा ये मानना था कि अगर अपना थोड़ा सा हेल्थ अगर मैं सैक्रिफाइस करके 25 जाने बचा सकता हूँ, इट विल बी वर्थ इट, एंड इट वाज वर्थ इट। बिल्कुल, बहुत सही बात है पीयूष जी, वो बहुत ही ज़रूरी है। एंड जब आप इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो कई बार आपको कुछ अलग हटके ही करना पड़ता है। पीयूष जी, आखिरी में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे सुनने वाले हैं, स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो किसी भी तरह की कम्पिटिटिव फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह की कम्पिटिटिव फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे जर्नलिज्म में, नहीं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कंपटीशन को हमेशा एक एक्सरसाइज मानिए विच ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। आपके अंदर की क्या खूबी है, ये कंपटीशन आपके अंदर से उजागर करेगी। देखिए, कंपटीशन बाय नेचर एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक एलिमिनेशन प्रोसीजर भी है। जैसे मैं देखता हूँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे 6 अटेम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी में, 9 अटेम्प्ट्स हैं ओबीसी कैटेगरी में। लोग कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट्स देते हैं। मेरा ये मानना है, बेशक दीजिए, आपका अधिकार है, पर अगर आपको ऐसा लगे कि मे बी यू आर नॉट कट आउट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्पज से, मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल सर्विस कोई रेस्ट्रिक्टिव फील्ड है, एनीबॉडी कैन गिव सिविल सर्विसेज, बट
निराश अगर नहीं आपका एग्जाम निकलता है तो निराश होने की कोई बात नहीं। सिविल सर्विस की वजह से आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं एंड इनफैक्ट यू आर इन अ बेटर पोजिशन दैन अदर्स। आप बहुत सारे बाकी प्रोफेशन में जो सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग, जिस तरीके से टाइम का ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से टाइम की वैल्यू जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको सिखाता है सिर्फ उस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पीरियड में, वो आई डोंट थिंक कोई और जॉब आपको सिखाएगा। बाय द टाइम यू हिट एनी अदर जॉब, जब आप अप्लाई करते हैं और अगर उस एम्प्लॉयर को पता लगता है कि आपने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की है और आपको इतना कुछ पता है, आप एक मॉडल ह्यूमन रिसोर्स की तरह आप हो, तो यू आर ऑल्सो प्रेफर्ड देयर। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं दुनिया में, आप हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कीजिए। और जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, डटे रहिए और कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट की सेवा को सिटीजन के डोर स्टेप पे पहुंचाना, इसको अपनी जिम्मेदारी मान के आप आगे बढ़िए। थैंक यू पीयूष जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही दिल से बात की, मैं ये कहूँगा। सो व्यूअर्स, आपने सुना पीयूष जी को। पीयूष जी ने बहुत ही सीधे लहजे में दिल से बात की, बताया, सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब आपसे विदा लेता हूँ। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे रेडियो द्वारका के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।